Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 2, Kings, Farmers and Town. My dear student, if you have remember, we had studied about the different topic of this chapter. We have completed 5 points which is given in your book. My dear, this chapter gives us information about 1000-year history from 6th century BC to 6th century C. During that time, a lot of changes that was happened in Indian continent. We are aware of that the different dynasties and their work, their opportunities. We also studied about the inscriptions, coins, and the rural areas, their activities, क्या किया उन लोगों ने, and strategies to increase the production. Also we studied. My dear student, before start our next topic of this day, I mean to say today we will study the next topic, land grant and new rural elites. Land grant and new rural elites. This is your 5.4 topic. But before we start this topic, I would like to tell you, before we start this topic, I would like to tell you about the two most important topic. Even I was discussed about Dharma Shastra in your previous chapter, but also today I will explain it in a very proper manner. And next topic is that which we studied about that the Agrahar. So what we are going to discuss, first point is that Smriti. इन्हें शार्ट में हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। धर्मशास्त्र, स्मृति, ओके। धर्मशास्त्र और स्मृति, if you will read source 6, in the source 6, author explained about the Manusmriti. Manusmriti. My dear, first of all, I would like to tell you about that. What is the meaning of Smriti? स्मृति क्या थी? स्मृतियां हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ थे. That was legal text. ये प्रोज एंड पोएट्री दोनों फॉर्म में लिखे गए थे. बेसिकली अधिकांश स्मृतियां प्रोज फॉर्म में है. सिर्फ विष्णु स्मृति जो है, सॉरी, अधिकांश स्मृतियां जो है वो पोएट्री फॉर्म में है. सिर्फ विष्णु स्मृति जो है वो प्रोज फॉर्म में हमें मिलती है. इनका संकलन भी, इनका लेखन का कार्य भी भिन्न भिन्न कालों में हुआ. कई सारी स्मृतियों के नाम जो धर्मशास्त्रों के रूप में जाने जाते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है. इन स्मृतियों में मैं कुछ के नाम आपको लिखता हूं. जैसे मनुस्मृति, एक मनुस्मृति के बारे में, उसकी डेटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे. याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति,
याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कई सारी स्मृतियां, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, विष्णु स्मृति, इनकी डेटिंग भी देख लेते हैं साथ साथ। डेट्स, टाइमलाइन क्या क्या है। हमने आपसे कहा था पुरानी क्लास में कि जो स्मृतियां लिखी गई, जो धर्मशास्त्र लिखे गए, इनके लिए एक लंबा कालक्रम है, भिन्न भिन्न कालों में लिखे गए। ये लीगल टेक्स्ट थे। लीगल टेक्स्ट में समाज के नियम, कानून व्यवस्था की विस्तार से चर्चा की गई थी। इनकी टाइम पीरियड देखें तो 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD। या ऐसे लिखे तो ज्यादा बेटर है। AD याज्ञवल्क्य स्मृति, ये AD/C का एक ही मतलब है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे नारद स्मृति, नारद स्मृति की डेट है 300 से 400। पराशर स्मृति 300 से 500 सी। बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, दो और स्मृतियों का डेट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नियर अबाउट यही उनकी भी डेटिंग आपको मिल जाएगी। If you will mindfully observe about the datings, you can easily understand about that कि कब तो 2nd सेंचुरी BC टू 4th-5th सेंचुरी AD के बीच इन धर्मशास्त्रों का लेखन कार्य हुआ। स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्मृति का नाम आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में आपके बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा मनुस्मृति के बारे में जान लेते हैं। आइए मैं एक बार फिर मनुस्मृति के बारे में बताने के पहले मैं इन सारी स्मृतियों के बारे में बता देता हूँ। स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहते हैं। स्मृतियां 2nd सेंचुरी BC से लेके 5th सेंचुरी AD के बीच लिखी गई। ये एक लीगल टेक्स्ट थे, एक तरीके से सामाजिक नियम कानून की बुक थी, जिसमें विस्तार से चर्चा की गई थी समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए कैसी कानून व्यवस्था हो, उनके लिए किस तरीके की पूरी सिस्टम कैसे चलेगी, किस व्यवस्था से चलेगी, इन सारी बातों का विस्तार से चर्चा
किया गया था। आई मीन टू से दैट माय डियर स्टूडेंट, स्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन द लीगल टेक्स्ट ऑफ द अर्ली इंडिया that was written in Sanskrit and compiled between 2nd century BC to 500 century AD. This is very important. So first of all आप इसको समझिए। अब इनके नाम मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति। इसमें एकमात्र विष्णु स्मृति जो है वो प्रोज फॉर्म में है, बाकी ये सारी स्मृतियां पोएट्री फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट आई एम टेलिंग यू, that is prose form, only one, that is विष्णु स्मृति, बट बाकी सब पोएट्री फॉर्म है। मतलब जितने भी धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्रों में 99% धर्मशास्त्र जो कविता के रूप में लिखे गए, पद्य के रूप में लिखे गए, सिर्फ विष्णु स्मृति को छोड़ दें तो सारी की सारी स्मृतियां जो हैं वो पोएट्री फॉर्म में है। सिर्फ विष्णु स्मृति ऐसी है जो प्रोज फॉर्म है। आइए सिर्फ मनुस्मृति के बारे में थोड़ा जान लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति मनुस्मृति के बारे में क्लियर जानिए। द मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट। मनुस्मृति is best known as a legal text. लीगल टेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया। सेकेंड पॉइंट में इसकी टाइप रेट के बारे में लिख दीजिए कि अच्छा पहले किस भाषा में है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति जैसा कि मैंने बताया कि सारे धर्मशास्त्रों की भाषा संस्कृत थी, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन एक्सप्लेन दैट कि मनुस्मृति की जो भाषा रही होगी क्या रही होगी, वो संस्कृत रही होगी। तो आप कह सकते हैं कि मनुस्मृति कंपाइल्ड या मनुस्मृति रोट इन संस्कृत लैंग्वेज। मनुस्मृति संस्कृत, it was written in Sanskrit language in poetry form. Okay, it was written in Sanskrit language in poetry form. कविता के रूप में ये लिखी गई संस्कृत में। It was compiled, थर्ड पॉइंट लिख दीजिए। It was compiled. It was compiled in 2nd century BC to 2nd century AD. टाइम पीरियड मैंने लिखा है वहां पे, तो आप देख सकते हैं। इट वॉज कंपाइल्ड
Okay. It takes या it took लिखिए, it took 400 years. It took 400 years for completing. For completing. Okay. It means various author wrote it time to time. फोर्थ पॉइंट मनुस्मृति के बारे में चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो लास्ट पॉइंट आई थिंक सबसे अच्छा होगा, कि दिस इज व्हाट द एडवाइस, दिस एडवाइस स्मृति एडवाइस king that how he ruled. And also explain right and duties of king, father, mother, son, daughter, slave, etc. ओके, सो एक मैंने आपको पूरा एक इंफॉर्मेशन मनुस्मृति के बारे में बता दिया। मैंने कहा स्मृति इज कॉल्ड आल्सो धर्मशास्त्र। इट वाज कंपाइल्ड बिटवीन द 2nd century BC to 4th or 5th century AD. There are different type of स्मृतिज like मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति एंड विष्णु स्मृति. What was written in Smriti or Dharmashastra? So, for example, we can say that the Smriti, that was the legal text in which author explained about the code of conduct, rules and regulation for the society, duties of the different communities. Also, it was properly explained in these Dharmashastra. As far as the matter of Manusmriti, without any hesitation we can say that it was the first Smriti, Manusmriti. All Smritis that was written in Sanskrit language in poetry form except one, that was Vishnu Smriti. And Manusmriti, I here explained the fourth point. This is very important, which you have to understand. The first point is that the Manusmriti is the best known legal text of early India. Second point is that it was written in Sanskrit language in poetry form. Third point, it was compiled between 2nd century BC to 2nd century CE. It took 400 years for completing.
It means the various author wrote it time to time. No doubt to say that ये मनुस्मृति that was written in not only one, इसको लिखने में कई समय लगे होंगे, एक लंबा समय लगा होगा मनुस्मृति को लिखने में। तो मनुस्मृति को भिन्न भिन्न कालों में लिखने का जो काम है वो अलग। ये तो हुआ स्मृति राजा की। अभी जो नेक्स्ट है वो है अग्रहार। आइए अग्रहार को देख लेते हैं। अग्रहार जब हम लैंड ग्रांट पढ़ेंगे तो अग्रहार के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन अग्रहार के पहले एक बार फिर मैं मनुस्मृति को और आसानी से और आसान शब्दों में बता देता हूं कि जो मनुस्मृति है इसमें किन चीजों का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति मनु का धर्मशास्त्र हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रामाणिक है। हिंदू समाज और सभ्यताओं के लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है यह मनुस्मृति। मनु का नाम अत्यंत प्राचीन काल से कई रूप में मिलता है। ये मानव जाति के आदि पुरुष, राज संस्था के प्रथम कर्ता तथा धर्म के प्रथम व्यवस्थापक है। इस स्मृति की मूल रचना लेटर मौर्यन और सुंगा पीरियड के स्टार्टिंग में हुई थी। तो लेटर मौर्य पीरियड और सुंगा पीरियड के बीच कहीं ये कंपाइल हुआ होगा अपने प्रॉपर फॉर्म में। मनु का नाम हिंदू धर्म में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने समाज के नियमों को निर्धारित किया। मनुस्मृति में आर्य संस्कृति तथा आर्य संस्कृति किन किन क्षेत्रों में फैली थी इनके बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में 4 जगह आर्यों के 4 प्लेस का वर्णन किया गया है। इन क्षेत्रों में ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में 4 वर्णों एवं जातियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रों के बारे में कहा गया है कि सेवा करना उनके जीवन का कर्म तथा ब्राह्मणों का उनके द्वारा दिए गए अन्न को न ग्रहण करने की बात कही गई है। बट मनुस्मृति ने शूद्र आचार्यों की बात भी कही है। यद्यपि मनु ने यह बात कहा कि वर्णों के क्रम को निर्धारित करने का प्रयास किया, उनके ऑक्युपेशंस को निर्धारित किया, लेकिन उस ऑक्युपेशंस में सोसाइटी में जो रन कर रही थी, जो प्रैक्टिसेस हो रही थी, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात भी मनुस्मृति करते हैं। वो शूद्र आचार्यों की बात करते हैं। मनु ने शूद्र अध्यापक एवं शिष्यों का उल्लेख किया है। मनु ने दासों के 7 प्रकार का वर्णन किया है। मनुस्मृति में स्त्रियों के वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। कानून की दृष्टि से स्त्री धन के अतिरिक्त संपत्ति का स्वामिनी भी नहीं माना गया। स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों का अधिकार था और फिर उसके बाद बहुओं का अधिकार था। विधवाओं के लिए मुंडन की बात कही गई है। इस स्मृति में अध्यापकों के 2 प्रकार बताए गए, उपाध्याय और आचार्य। तो इस तरीके से मनुस्मृति एक विस्तार से समाज के नियमों को बताने का प्रयास करता है। मनुस्मृति में एक लंबी चर्चा की गई है इंडियन सोसाइटी के बारे में, अर्ली सोसाइटी के बारे में, लीगल टेक्स्ट के बारे में, किस तरीके से वो वर्ण सिस्टम की बात करते हैं और वर्णों में सबके ऑक्युपेशन को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से वो एक एक वर्ग के अधिकारों और उनके कर्तव्यों की विवेचना करते हैं, महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स न देने की बात करते हैं और विधवा होने के बाद उनका मुंडन कराने की बात को पुष्ट करते हैं, स्त्री धन की बात करते हैं, कहते हैं विमेन्स स्त्री धन को एंजॉय कर सकती है और स्त्री धन पे अधिकार पुत्रियों का होगा और उसके बाद बहुओं का होगा, इट मीन्स उनकी पुत्रवधू का होगा। मनुस्मृति समाज के कुछ जो मूल रूप से बातें की गई हैं, जो टीचर्स की बातें की गई हैं, शूद्र अध्यापकों की बातें की गई हैं, शूद्र शिष्यों की बातें की गई हैं, उनका भी उल्लेख मनुस्मृति करते हैं। तो समाज का एक कंप्लीट अध्ययन करने का प्रयास हमें मनुस्मृति में मिलता है और इसीलिए इन्हें धर्मशास्त्र कहते हैं, इसीलिए इन्हें लीगल टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अग्रहार। आइए अग्रहार के बारे में देखते हैं।
अग्रहार और स्त्री धन दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अग्रहार किसे कहते हैं और स्त्री धन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम अग्रहार के बारे में देखेंगे, फिर स्त्री धन के बारे में। अभी मैंने मनुस्मृति में आपसे कहा कि मनुस्मृति में स्त्री धन का उत्तराधिकारी किसे माना गया है, सक्सेसरशिप स्त्री धन का किसके पास होगी। तो मैंने कहा आपसे कि स्त्री धन का सक्सेसरशिप होगी किसके पास, पुत्रियों के पास, डॉटर्स के पास। तो पहले अग्रहार, अग्रहार अग्रहार अगर आप बात करें तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूलर इलिट्स, तो इसमें अग्रहार की बात की गई है। अग्रहार वाज अ लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स। It was a land granted to Brahmins. Okay, first point, एक अग्रहार एक जमीन का टुकड़ा है जिसको दान दिया गया, किसको, ब्राह्मणों को। Brahmins who was usually exempted from paying land revenue, इसी में कंटिन्यू कर दिए, ब्राह्मण्स who was usually exempted अगर आप बुक में अपने देखें who was usually exempted from paying land revenue, from paying land revenue, from paying land revenue। ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं बार बार एक एक वर्ड पे पॉज दे रहा हूं। मेरे एक एक वर्ड पे पॉज देने का सिर्फ इतना ही सेंस है कि किन चीजों को यूज करता था ब्राह्मण्स। लैंड ग्रांट्स में जो अग्रहार मिलता था ब्राह्मण्स को, उसमें वो किन चीजों का यूज करता था। एंड अदर ड्यूज टू रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज टू the king and was often given the right to collect tax, right to collect these dues, ऐसे टाइम ज्यादा अच्छा है। right to collect these dues from the local people, पूरा कर दीजिए, from the local people। चलिए इसको फिर से देखिए। अग्रहारास, it was a land grant to Brahmins who was usually exempted from paying land revenue and other dues to the king and often given to the right to collect the dues from the local people। देखिए यहां पे right to collect these dues, it was a land grant, okay, and
क्या करता था, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज। अब देखिए इसमें कई सारी 3-4 चीजों को मैंने मार्क किया। देखिए सपोज करिए जमीन का टुकड़ा, अग्रहार, किंग ने इसे दे दिया राजा, किसको, किंग ने इसे दिया ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण के पास लैंड ओनरशिप नहीं होती थी, लैंड ओनरशिप ब्राह्मण के पास नहीं होती थी, बल्कि क्या होती थी, रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्शन की पावर होती थी। साथ ही साथ वो इन क्षेत्रों पे जुडिशियल सिस्टम भी है, जुडिशियल पावर है। पावर प्राप्त कर लेता था। इस तरीके से अग्रहार वो जमीन थी जो ब्राह्मणों को राजा दान देता था, और इस दान में ब्राह्मणों को उस जमीन से जो उस पर ड्यूज थी वो कलेक्ट करने का राइट्स मिल जाते थे। अग्रहार उन्हीं ब्राह्मणों को दान दिया जाता था जो इंटेलेक्चुअल थे, जो बुद्धिमान होते थे। और अग्रहार एक तरीके से पुण्य प्राप्त करने का माध्यम बन गया था। प्रभावती गुप्ता ने दंगुन नामक एक गांव दान दिया चलना स्वामी एक ब्राह्मण को। सोर्स 8 अगर आप पढ़े बुक का तो वहां पे आपको इसके बारे में विस्तार से मिलेगा, जहां पे कहता है कि बी इट नोन टू यू दैट वन ऑन द 12th lunar day of the bright 14th of Kartik, we have in order to increase our religious merit donated the village with the pouring out of water to the Acharya teacher Chalna Swami, who should obey all his commands. क्या है? This is Prabhavati Gupta's states in her inscriptions. Prabhavati Gupta's command the किसको? ग्राम कुटुम्बिन्स, households, peasants living in the village, the Brahmins and the others living in the village of the Dangun. दंगुल में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे ब्राह्मण्स हों, विलेजर्स हों, जितने भी लोग हों, सबको प्रभावती गुप्ता एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देती हैं कि आप लोग आज से किसके अंडर में काम, किसके ये पूरा गांव किसको दे दिया? चन्ना स्वामी ब्राह्मण को दे दिया गया है। अब ब्राह्मण में जो करेगा आप सभी को उनके आदेशों का पालन करना है। राज्य का कोई भी कर्मचारी इन गांव में बिना इनके परमिशन के इंटरफेयर नहीं करेगा, इस बात का वो उल्लेख करती है। तो ये हुआ अग्रहार। हम नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लैंड ग्रांट सिस्टम। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।